गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया जी। सदर आरिफ अलवी एक जानिब कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे तो दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला अभी तक हवा में मौलिक है। इलेक्शन कमीशन इजलास पर इजलास बुला रहा है लेकिन एक बड़ी कौमी जमात को उनकी मखसूस नशिस्तें देने का फैसला अभी तक नहीं कर पा रहा। आज भी इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज की समाअत में मुतालबा किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आम इंतखाबात में बराह रास्त क्योंकि कोई नशिस्त नहीं मिली, इसलिए इस जमात के पास मखसूस नशिस्तों का इख्तियार नहीं है। दोनों जमातों ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का मुतालबा किया है। यानी सही कहते हैं कि सियासत का कोई दिल नहीं होता। बड़े आराम से ये मुतालबा किया गया है कि मखसूस नशिस्तें अब जो दीगर जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, PMLN भी शामिल है, आप ये हमें दे दें, हमारे अंदर बांट दें। क्या फॉर्मूला है ख़ास तौर पे रिज़र्व सीट्स का? कहाँ पर PTI ने भी टेक्निकल मामलात को उस तरीके से नहीं देखा और बाद में उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, इसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। मखसूस नशिस्तों का तयन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फॉर्मूले के तहत करता है। आईन पाकिस्तान के तहत कौमी असम्बली में खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के फॉर्मूले के मुताबिक पंजाब को खवातीन की 32, सिंध को 14, खैबर पख्तूनख्वा को 10 और बलूचिस्तान को 4 नशिस्तें मिलेंगी। अक़लियतों की नशिस्तों पर इस नौयत की पाबंदी नहीं और किसी भी सूबे से कम या ज़्यादा अक़लियती रुकने कौमी असम्बली आ सकते हैं। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिली तो इस जमात को पंजाब की कोटा से खवातीन की 13 और खैबर पख्तूनख्वा कोटा से 7 नशिस्तें मजीद मिल सकती हैं। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों से महरूम रही तो दूसरी जमातों को इसका फ़ायदा पहुँचने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ पंजाब से खवातीन की 25 मखसूस नशिस्तें हासिल हो सकेंगी, पीपल्स पार्टी को 3 और मुस्लिम लीग काफ को 4 नशिस्तें मिल जाएंगी। सो नंबर गेम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तब्दील होगी इन नशिस्तों के बाद, इसीलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक नशिस्त के ऊपर लड़ाई आप देख रहे हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के नामज़द चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का हक सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हासिल है। लेट्स वॉच इट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है वो 86 सेमिनेज है। पंजाब में 107 MPA ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। कानून में यही लिखा है कि हर आजाद उम्मीदवार के पास हक है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिजर्व सीट उनके पास मिलेगी। हमें हैरत है कि पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ये कहते हुए कि ये पे हमारा हक है, उनके कुछ कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन में आए हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन अवाम के सुमिंगों का ख्याल रखते हुए ये भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग सर ऑन द प्रोग्राम। खबर क्या है, ये मिलने जारी है नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को या ये तकसीम होने जा रही हैं दीगर जमातों में? देखें, कानूनी अखलाकी तौर पे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो रूटीन में तो ये सीटें PTI अगर अपने निशान पे मौजूद होती तो उसकी थी कोई क्वेश्चन ना पैदा होता। जब PTI अपना निशान सुप्रीम कोर्ट तक लूज कर गई तो फिर इनके पास बेस्ट ऑप्शन था कि जिस पार्टी ने, क्योंकि ये बात बड़ी क्लैरिटी से लिखी हुई है, मखसूस नशिस्त अपनी दी हुई हो चाहे वो कोई ना जीते तो तब भी ऑटोमेटिकली उस पार्टी के अंदर ज्वाइन करने वालों के कोटे के हिसाब से वो सीटें मिल जाती। जैसे MWM थी, जैसे जमात इस्लामी थी, और जमात इस्लामी तैयार थी पूरे पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम KP में जमात इस्लामी से करेंगे, MWM से मरकज और पंजाब में करेंगे, जिसकी बुनियाद पर फिर फड्डा हुआ, जमात भी पीछे हट गई और बावजूद ये MWM में भी नहीं गए। तो फिर इन्होंने वो पार्टी चुनी जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पहले से मौजूद था कि चूंकि उन्होंने मखसूस नशिस्त के किसी का नाम भी नहीं दिया और जो पार्टी के सरबराह हैं वो भी PTI के हवाले से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़े, अपनी पार्टी के निशान पे भी नहीं लड़े। अब ये वो चीज़ें हैं जो अब हम पैदा करती हैं जहाँ क्वेश्चन आता है। बल्कि आज जिस तरह PMLN MQM पीपल्स पार्टी वहाँ पहुंचे, मैं समझता हूँ कि इसको कहा जाए, क्योंकि सियासत है ना, बेरहम होती है सियासत, उसको कहेंगे माले गनीमत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कि उनको ये यकीन है
कि कानून में उनके लिए रास्ता मौजूद है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि ये पीटीआई की जो नई सियासी जमात बनी है, मतलब जिसमें वो गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनको नहीं मिलती, तो वहां पे कानून में रास्ता इलेक्शन कमीशन ये निकाल सकता है कि वो जो उनका तनासुब बनता है, बाकी जिस तरह उनको मिली है कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बाकी पार्टियों को, वो उनमें बांट दी जाए, जैसे आपने बताया भी है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन में आज शायद इस पे फैसला महफूज होता, लेकिन अली जफर साहब ने कहा वहां पे कि मैं इन दरखास्तों को पढ़ूंगा और कल दलाइल दूंगा, तो वो एक दिन आगे पे चली गई बात। अब कल वो दलाइल देते हैं। साहबजादा साहब जो इस पार्टी के हेड हैं, उन्होंने हामिद रजा ने एक खत कल की तारीख में इलेक्शन कमीशन को, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों से पूछा था, तो उन्होंने लिखा कि वहाँ हमने चूंकि कोई टिकट दिया ही नहीं किसी को, इसलिए हम वो 5% जो खवातीन को टिकट्स की एलोकेशन का आपने पूछा है, वो सब सियासी जमातों से पूछा था, उसका जवाब उन्होंने कल जमा कराया कि हमने कोई मखसूस नशिस्त जो मतलब जनरल इलेक्शन पे भी नहीं लड़े हम, तो हमने किसी मखसूस नहीं, बल्कि वो जो 5% कोटे की थी वो नहीं दी। तो मुझे लग रहा है कि ये बात जो लेटर कल उनका गया है, आज मीडिया में भी आ चुका हुआ है, तो ये उनके लिए मुश्किल का बाइस बनेगा। मुझे मुश्किल लगता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी। सो सईद काजी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो लग ये रहा है कि अब ये नशिस्तें मुख्तलिफ पार्टीज़ में बांटी जा सकती हैं, लेकिन ये सुपीरियर पॉलिटिक्स हुई या रूथलेस पॉलिटिक्स हुई बाकी जमातों के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या आपका दिल चाहता है हम खुद जीत कर आए सीटें, ये हमारा मैंडेट हो, जो भी हो टेक्निकलिटी है, बट हाउ विल इट रिफ्लेक्ट अपॉन दैम? देखें, कानून की बहुत सी तारीफें हैं, और एक तारीफ जो मैंने लोगों से पूछी, बड़े लोगों से, कानूनदानों से, कि लॉ इज लाइक अ कॉबवेब, द पावरफुल टीयर्स इट अपार्ट व्हाइल द वीक इज कॉट। एक मकड़ी के जाले की तरह है कानून होता है, जिसमें ताकतवर तो से निकल जाता है मगर वीक पकड़े जाते हैं। रही ये सीटें, इनको तो छोड़ें, अभी लोधरा में दोबारा जो रिकाउंटिंग हुई है, क्योंकि जो पीटीआई के केसेस हैं उनको तो डिफर किया जा रहा है टू द ट्रिब्यूनल्स, वाइल जिन पे सीटें, और अभी अभी मैं देख रहा था जहांगीर जदूर साहब हमारे भाई, उन्होंने भी रिकाउंटिंग और री इलेक्शन का कहा है नवाज शरीफ साहब की जो मानसेरे वाली सीट है। तो मेरी खबर तो यह है कि 5, 7, 10 सीटें और निकल आएंगी मुस्लिम लीग नून की, और मैं अपने भाई आमिर इलियास राणा से एग्री करता हूं कि यह सिलसिला है। अब रही बात सुपीरियर पॉलिटिक्स की, देखें फरिया, जब नजरियात रुखसत हो जाते हैं, आज की जो सियासत है वो मालियात की सियासत है, वो नजरियात की सियासत नहीं है, वो ताकत की है। और जिस तरीके से रिसेंटली मैं 2 स्टडीज कोट किया करता हूं कि पावर रन्स आफ्टर मनी एंड मनी रन्स आफ्टर पावर, यानी जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सर आंखों पर है, लेकिन ये भी पीटीआई भी तो सोच सकती थी कि इस जमात ने जब जमा ही नहीं कराई लिस्ट, तो मे बी हम अलायंस जेआई से कर लें या किसी और से कर लें। व्हाई डिड दे नॉट थिंक इट थ्रू? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये नहीं, इसके अलावा बेशुमार कोताहियां हैं उनके दामन में, मगर वो तो फायर फाइटिंग ही कर रहे थे, हर वक्त फायर फाइटिंग में ही लगे रहे ना। कभी वो अपना, कभी वो बल्ला मांग रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी जो है उनके फील्ड मांग रहे थे, कभी बल्ला मांग रहे थे, कभी कहते कुछ जगह दे दे हमें। इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी माफी उन्हें दे देनी चाहिए, खासे मसरूफ रहे हैं वो पिछले कुछ अरसे से। लेकिन बात ये है कि हाउ इट विल अनफोल्ड, ये कैसे करेगा, ये कहानी आगे कैसे जाएगी। और इस एक ऐसे ऐद में, जिस ऐद में एक मैशत बिफरी हुई है, एक बिफरी हुई मैशत, आज 7 रुपए 6 पैसे दोबारा बढ़ा है, आपका जो बिजली का टैरिफ है वो बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं समझता हूं कि एक हवाले से पीटीआई बहुत लकी है, वो इस तरह से कि खैर से जो हफीज शेख साहब थे, उन्होंने पीटीआई की जो सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया था, 1.5 साल और होता तो खात्मा बिल खैर था। तो अब दोबारा आज फिच ने एक बड़ी अच्छी रेटिंग दी है, और जब ये अच्छी रेटिंग देते हैं तो हमें अल्लाह से उनकी पनाह मांगनी चाहिए। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि ये इसमें से जो सियासत जो आप कह रही हैं वो ये है कि ये एक तरफ बिला वजह एक मजलूमियत जो है एक पार्टी की झोली में डाली जा रही है, और एक पार्टी को इतना बड़ा टास्क दे दिया गया है
कि जनाब आज अभी अभी पहला दूसरा दिन है गवर्नमेंट का पंजाब में भी, और अभी तो उधर आ जाएगी, वहां भी आ जाएगी। खैर है, समरी उन्होंने ना दी तो अपने राजा साहब समरी भेज देंगे और इंशाल्लाह अमल भी हो जाएगा उस पर। तो ये अब बड़ा टास्क होगा, और खास तौर पर ये जो अगली सियासत है, इसको ये कानूनी मुशगाफियां तो चलती रहेंगी साथ कि कानून में क्या किसी को मिलता है क्या नहीं मिलता, लेकिन मेरी नाचीज राय में और जाती राय में ये बेसिकली मैशत और प्राइसेस होंगी, क्योंकि मैशत एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच गई है कि जहां पर स्लाइड बहुत तेज है, रेडिकल चाहिए। जिस तरह हमने देखा मरियम बड़ी नजर आई, हमें एक्टिव नजर आई, प्रो एक्टिव नजर आई, नो नॉनसेंस टाइप उन्होंने हमें इंप्रेशन तो दिया, मगर वो क्या करेंगी कि आज पहले आते ही तोहफे में जो है वो जो सूबे क्या करें बेचारे, जब आप ऊपर से जो प्राइसेस को इस तरीके से एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग बैटल, लेट्स सी फरिया। राइट, सो लग ये रहा है कि रिजर्व सीट्स का मामला कॉम्प्लिकेटेड ही होगा पीटीआई के लिए। आमिर इलियास राना साहब, बाकी मामलात पे क्या नजर आ रहा है आपको आगे पीटीआई के लिए? अभी काजी साहब ने भी कहा कि 7-8 सीटें और जाने वाली हैं उनकी, सो मामलात मुश्किल ही रहेंगे पीटीआई के लिए। और मीनवाइल आपको लगता है कि जब तक पीटीआई मुश्किलात में है, सो वफाकी हुकूमत के को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? बेहतरीन अपोजिशन का सामना होगा, बहुत खौफनाक अपोजिशन का सामना होगा। और काजी साहब ने बड़ी सही बात की कि ये तो शुक्र पड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तो ऑफर की थी ना पीटीआई को कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें। इमरान खान ने इनकार कर दिया, क्योंकि हुकूमत बना के ये सारा जो बिल है और मलबा जो पहले भी शहबाज शरीफ साहब के सियासत पे पड़ा और पीएमएलएन की तबाही उसी बुनियाद पे हुई कि जो महंगाई आई। तो अभी तो इश्क इम्तिहान और भी हैं, ये कोई मईशत 2 दिन का खेल तो नहीं है। हाँ, लेकिन इस खेल में उनको मखसूस नशिस्तें मिले ना मिले, बजाय वो जो खत IMF को लिख रहे हैं, मैं तो तजवीज़ ये कर रहा हूँ कि जब गंडापुर साहब वज़ीर आला बन जाएं और ज़ाहिर है उनसे IMF के लिए ओके लिया जाएगा, तो ये जो 4, 5, 10 असम्बलियों में बहस हो रही है मुसलसल के जी, ये धांधली, ये इलेक्शन कमीशन, फलाना ढिमकाना, तो पीटीआई अपना एक खालिस साफ सुथरा एजेंडा लेके आए। गो के उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन को कभी माना नहीं, पंजाब में जो थे वो खत्म किए और दोबारा कराए नहीं, लेकिन बल्दियाती इदारों पे भी आईनी तरमीम के जरिए जो सूबों का पैसा है वो डायरेक्ट जाए उनके पास भी, और जो इंतखाबी इस्लाहात करानी है वो पहले शर्त रख दें कि जी हम करेंगे। वो ये क्यों खत छत की कहानी कर रहे हैं? वो लिखे आईनी तरमीम कि जी ये चीजें हैं जो सामने आए हैं। उन्होंने कोशिश की थी, वो किसी को पसंद नहीं आई थी उनकी तरमीम। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ले आओ, उन्होंने कहा ओवरसीज को ले आओ। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब आइंदा जो उनके पास आ रहा है, मजबूत अपोजिशन में बैठे हैं, वो जो था ना वो ढकोसला, आज भी उस पर मुझे एतराज है। वो जो ईवीएम थी वो बिल्कुल एक फ्रॉड था। एक और कट्टा खुला हुआ था, आपको मैं बता दूं कि वो कोई नेट के साथ वाबस्ता नहीं थी कि पहले एक तरफ वो रिजल्ट खड़े होते और दूसरी तरफ मैनुअल होते और सारा फड्डा होना था हर बंदे की। अब जैसे अब फॉर्म 45 और 47 है, ये मशीनें भी घरों से निकलनी थी सबकी कि मेरी मशीन ये थी, उसकी मशीन ये थी, क्योंकि वो हर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग बूथ पे अलग अलग लगनी थी और वो पर्चियां इकट्ठे करते। तो आज मैं ये कह रहा हूं इसलिए कि पीटीआई बजाय वो काम करने के, वो खत लिखना लिख दे, खान साहब का खत उनकी पार्टी नहीं भेज रही या क्या रुक रहा है, कैसे रुक रहा है, ये वो शरायत हैं जो रखें और पहले 3 महीने में मनवा लें। जो बातें आज तक देखे ना, 13 से 18 में 200 नशिस्तें हुई और शिबली फराज साहब ने परवेज जी से कहा बाइकाट को हुक्म आ गया और आज हम बाइकाट कर रहे हैं। वो तमाम तैयारियां खत्म हो गई। उसके बाद खान साहब का दौर आया, जो उन्होंने यूनिलैटरली की वो उड़ा दी इन्होंने आके पीडीएम से, ओवरसीज वाला भी, ईवीएम वाला भी। अब वो वक्त आ रहा है कि आपने मार भी खाई है, आपकी पार्टी भी बन गई है, आपको फायदा भी होने वाला है, तो आप वो शराइत पब्लिकली ले आए। वो जो कहते थे ना खान साहब के जी मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, भाई आप एनआरओ ना मांगे ना खान साहब के लिए, आप कहें कि ये आईनी तरमीम का और ये कानूनी तरमीम का बंडल है, इसको ओके करें, IMF हमसे ले लें। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अच्छा मौका इनके पास नहीं हो सकता। ये जो खत के ऊपर तो जाहिर है फिर वो बात आएगी कि जी देखें जी दूसरों को, जैसे स्टेट बैंक उनके घर भी रख दिया कि जी आपने उनके हवाले कर दिया, खुद मुख्तार इतना कर दिया कि अब आप उसको छेड़ नहीं सकते। तो वो इल्जामात से भी बचें और ऐसा रास्ता ले लें जिससे सारे मान भी जाएं और फंस भी जाएं कि आइंदा का इलेक्शन तो ठीक हो जाए। ठीक, सईद गाजी साहब, यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक मैटर्स बड़े अच्छे तरीके से। ये जो लेटर का मामला है ये कितना ख़तरनाक है? क्या इसका इम्पैक्ट होगा? एक्चुअली इसका कोई फ़ायदा है? एक्चुअली कोई लीवे है भी पीटीआई के पास, या बस एक सियासी बयान है?
मैं थोड़ी सी आवाज सुन नहीं पाया। काइंडली कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? जी, आई कैन श्योरली डू दैट। आईएमएफ को लेटर लिखने की जो धमकी दे रही है पीटीआई, इसका कोई इम्पैक्ट है? देखिए, बात सुने, पहली बात तो ये कि ये एक अजीब सी ये रिस्पॉन्सिबल बात है। मैं पर्सनली तौर और जाती तौर पर समझता हूं कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल सकते हैं और निकल जाना चाहिए। मैं 2 फिगर कोट करता हूं आपके सामने। 98 अरब डॉलर का कर्जा लिया अर्जेंटीना ने, 250 अरब वापस किया, इससे ज्यादा वापस करना है। 80 बिलियन डॉलर का कर्जा ब्राजील ने लिया, 250 260 वापस किया, इससे ज्यादा वापस करना है। हम निकल सकते हैं। हम 23 बिलियन डॉलर की जो शराफिया पालते हैं उसमें कट कर सकते हैं। हम 20,000 अरब रुपए का टैक्स यहां जमा कर सकते हैं। मगर विल किसके पास है? ये जो हुक्मरान है, चाहे वो कोई भी है, अपोजिशन में बैठे हैं, उधर बैठे हुए हैं, ये अपने तबके का गिरबान को हाथ डालेंगे, ये अपने गिरबान में हाथ डालेंगे। वो आईएमएफ से तो बड़ी कर्ज कोई नहीं है, लानत कोई नहीं है। पूरी दुनिया में किसी में सिद्धांत को बुला के पूछ लें कि कोई मुल्क जो है उसकी कमर कभी सीधी हो गई हो। एक प्रोग्राम लिया था मनमोहन सिंह ने, उसके बाद उसने मुंह करके उधर नहीं देखा। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है इंडिया, 550 बिलियन डॉलर के उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और न जाने क्या क्या वो इस वक्त दुनिया के इकोनॉमिक मैप पे। गुर्बत और जिल्लत उसकी अपनी जगह, ह्यूमन राइट्स वायलेशन अपनी जगह, लेकिन इस वक्त वो जो इकोनॉमिक मैप है उस पर वो प्रोमिनेंटली पहली 4-5 मैशतों में आता है। तो इससे निकलना जरूरी है। मगर खान साहब ने क्या किया? आपने जो है हफीज शेख को रख लिया यार, जो मुलाजिम था उनका, और आपने जो स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया वो उनके तीसरे दर्जे का मुलाजिम था। ये जो आज आए हैं और ये जो सागदार साहब करते रहे हैं, खैर से अब फिर धमकी दी जा रही है कि वो पंजाब में वजीर खजाना भी होंगे। वी कैन गेट रिड ऑफ इट, बट मैं इसकी मिसालें देता हूं। आप बोलीविया की मिसाल ले लें, आप जो है एक्वाडोर की मिसाल ले लें। निकले मुल्क, उन्होंने जंगी बुनियादों पर इकदाम करके ये जो शराफिया है जिसको 23 बिलियन डॉलर देके आप पालते, यूएनडीपी की रिपोर्ट है, डॉक्टर हफीज पाशा साहब को बुला के कल इस पे बात करवा लें। बट हु वांट्स टू डू दैट? अगर इजाजत दें राना साहब, ये जो इसहाकडार साहब के हवाले से एक स्पेकुलेशन है, या वफाक में भी कौन बनने जा रहा है वजीर खजाना? देखिए, मैं अभी इसके बारे में हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि मेरे पास इंफॉर्मेशन हो और मैं वो शेयर। लेकिन बातचीत क्या हो रही है? नहीं, वो बहुत लोग इस वक्त निगरान वजीर खजाना दुनिया का हर बंदा इस्तेमाल कर रही हैं कि उन्हें वजीर खजाना, क्योंकि वो सेनेटर ना भी बने तो 6 महीने के लिए तो वो बन सकती हैं वजीर खजाना। और वो ट्वीट्स अपने अफसरों को भेज रही हैं कि मुझे मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने अपने दोस्तों से ट्वीट कराए हैं और अपने अफसरों को कह रही हैं कि आप लोग इसे रीट्वीट करें और लोगों में बांटें कि मैं इतनी बड़ी मईशतदान हूं। इस्माइल मेरे प्रोग्राम में थे राणा साहब, वो तो बड़ी तारीफें करे थे। वो कहते हैं शी विल बी अ वेरी गुड फाइनेंस मिनिस्टर, मच बेटर देन इसहाकडार। नहीं, वो जाहिर है, अब जब आप मिफ्ता और डार साहब की कहानी शुरू करेंगे तो फिर उसमें तो वो कहेंगे ना, वो तो आपस की लड़ाई है उनकी, उसमें तो कोई शक नहीं। बट डार साहब का अभी भी मुमकिन है कि वो हो वजीर खजाना। मैं कोई डार साहब की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं मौजूदा वजीर खजाना की इन हरकतों को बता रहा हूं कि वो कह रही हैं कि मुझे मनमोहन के बराबर लाया जाए, मुझे मशहूर करो कि मैं इतनी अच्छी मईशतदान हूं। अब आप देखें कि कितनी लस्ट है इस इक्तदार में कि आप आए 4-6 महीने के लिए, अब आप हर तरफ डॉक्टर इशरत हुसैन को आप भूल गई हैं, जो हर हुकूमत के पास नुस्खा लेके आ जाते थे कि जी मैं रिफॉर्म्स लाऊंगा, और उनके पास कोई रिफॉर्म नहीं थी ना। वो मुशर्रफ दौर में किताब कर सके क्योंकि वो वजारत चाहते थे, एडवाइजरी चाहते थे, और फिर वो इमरान खान साहब के साथ भी जुड़ गए और कुछ ना किया। कुछ एक दो नाम जो आपको लग रहा हो कि ये बड़े अभी तक गेम में है। मैं इसलिए नहीं आ रहा इस तरफ कि मैं बराह रास्त इंफॉर्मेशन अभी आपको कह दूं कि जी मेरे पास है तो वो मैं आपको फौरन शेयर कर देता। मैं अभी देख रहा हूं क्योंकि एक बड़ी जंग जारी है इस वक्त। मुख्तलिफ लोग जो निगरान हुकूमत में आए हैं, चंद के अलावा बाकी तो सारे पागलों की तरह भाग रहे हैं कि किसी तरह उनकी सिफारिश करे। हालांकि मुझे पता है SIFC में जो रिफॉर्म्स FBR की वो नहीं कर सकी, उनकी ठीक ठाक उसमें दुर्गत बनी थी। मैं नाम नहीं लेता किसने की थी, और बड़ी बराह रास्त कहा गया था कि आप तो नाकाम हुई हैं, आपने क्या किया हमारे साथ, आप तो वादे करके आई थी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ होता ही यही है कि यही लोग अच्छे हैं, और उनके साथ आपको पता कितने बड़े बड़े साफी इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं उनके लिए कि ये तो नुस्खा कीमिया है इनके पास। ये पाकिस्तान, हालांकि वो पाकिस्तान आर्मी ने बलोचिस्तान में और अफगान मतलब KP में दोनों तरफ बॉर्डर क्लोज किए, और जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का एक ड्रामा चल रहा था उसको रोका तो आर्मी नहीं ना, क्योंकि बॉर्डर पे तो वही लोग हैं।
उसके बाद ये सूरत हाल संभली है कि डॉलर आपका 275 पे आया, जिसपे IMF ने इतराज भी नहीं किया, क्योंकि वो जिसकी तरफ काजी सईद साहब कह रहे थे कि हमने अपनी अशराफिया को अगर नहीं रोकना, अगर हम अपने लोगों के ऊपर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि IMF कब कहता है कि जी आप अमीरों पे टैक्स ना लगाएं, ये तो मुझे और आपको तनख्वाहदारों को कूटने के लिए बैठे हैं, ये बिजली का नुस्खा ढूंढ लेते हैं, ये गैस का ढूंढ लेते हैं, मतलब यही चीजें हैं ना इनके पास, यही मईशत चला रहे हैं। असल इशू ये है कि आप ताजिर को लगाएं, आप रियल एस्टेट पे लगाएं, जो कोई टैक्स नहीं देता सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। आप बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं, जो हेवंस में बैठे हैं, उन पर तो बरात चारी हैं और फंसा हमें लेते हैं। ये बात ठीक है, आपकी अगर इजाजत है काजी साहब, बिल्कुल 30 सेकंड रह गए मेरे पास, कौन से नाम आपकी नजर में है जो मुमकिन तौर पे संभालेंगे कलमदान वज़ारत खजाना का? मैं बता नहीं सकता फरिया फिलहाल तो, लेकिन जिस तरह ये बता रहे हैं आमिर इलियास राना साहब एक बड़े पक्के रिपोर्टर हैं, तो जाहिर है लोग लॉबिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुझे नहीं लगता कि जो लोग इस वक्त भाग के पीछे जा रहे हैं उनमें कोई ऐसी सलाहियत है। कुछ लोग मेरे ख्याल में SIFC जिस तरह बनी है, इसी तरीके से हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें डॉक्टर इकराम उल हक जैसे लोग हों, जिसमें वो लोग हों जो अपराइट लोग हैं, जिसमें डॉक्टर इशफाक हसन खान हो, उनसे बैठ के क्योंकि ये बड़े मुश्किल वक्त आ रहा है, माइंड इट, ये आसान वक्त नहीं आ रहा। तो कहेंगे कि IMF में मत जाए, वो तो अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8वें तक वो स्लाइडें भी नहीं बदली उन्होंने आज तक। कमाल डॉक्टर साहब का तो ये है। मैं इमरान खान साहब को कह रहा हूं, अब ये कह रहा हूं कि भाई उनसे पैरेलल एक प्लान तो लें। हमें इस योग से IMF में तो आपकी कोई छुट्टी नहीं है, कीमतें आसमान पे जाएंगी, आपके तमाम वादे, इलेक्ट्रल वादे कोई एक पूरा करना क्या, आप कीमत को एक जगह रोकने की भी एहल नहीं है। आप अपना बजट नहीं बना सकते, आप अपनी मर्जी का टैक्स ना लगा सकते हैं ना उसको पीछे कर सकते हैं। तो आपको जो FBR की अभी बात हो रही थी, SIFC में जो इन्होंने भी जिक्र किया, आपको FBR को तो बिल्कुल रीएज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको IPPs, ये है फेस्टरिंग वुंड, जो इस वक्त आपके कम से कम मेरी नाचीज राय में, तालिबाना राय में 20 साल में कम से कम $250 अरब का टीका है, $45 अरब तो 10 साल में वर्ल्ड बैंक ने ये तस्लीम किया है। bumpy ride ahead. Thank you gentlemen for being on the program. लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना के हवाले से यकीनन स्पेकुलेशन भी है, लॉबिंग भी है, मगर किसकी तरफ जाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वी विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद सदर पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। नई कौमी असम्बली का इफ्तिताही सेशन बुलाने पर सदर मुमलिकत के इतराज़ पर निगरान वज़ीर आज़म ने सदर को दोबारा समरी इरसाल कर दी है। निगरान वज़ीर आज़म ने सदर को समरी भेजने के साथ साथ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास तलब करने का इख्तियार भी दे दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ये समरी भिजवाई और सिफारिशात में जो थी उसके तहत असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज़ भी दी है। वो कह रहे हैं कि आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर इजलास तलब करना जो है वो उसकी एक आइनी डेडलाइन है। निगरान वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आइनी डेडलाइन गुजरने पर इजलास बुलाने का अब इख्तियार दे दिया है, जिस पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आइनी डेडलाइन पूरी होने पर इजलास बुलाने का उसूली फैसला कर लिया है। सदर के असम्बली इजलास ना बुलाने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी शदीद तनकीद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी पर दो आइन शिकनी के केसेस बनेंगे। लेट्स वॉच हिम। पाकिस्तान काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असेंबली को डिसॉल्व किया, और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है। आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है। ये असेंबली आइनी जो उसका फर्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। अगर वो आईनी जिम्मेदारी सदर पूरा नहीं करता तो उम्मीद है कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब वो ही आईनी जिम्मेदारी पूरा कर देगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सदर के इजलास ना बुलाने के इक़दाम का दिफा किया है, उन्हें भी देखिए।
सदर मुमलिकत कौमी इजलास को नहीं भी बुलाएंगे तो मिलेगा क्या? इजलास तो होगा, लेकिन इस दौरान जो है फैसला हो जाएगा। जो रिजर्व सीट्स हैं इलेक्शन कमीशन फैसला करने बैठा हुआ है, तो अगर 28 को ये फैसला न हो पाता है तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिजर्व सीट्स पे मेंबरान असेंबली हैं वो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में वोट नहीं दे पाएंगे। तो लिहाजा सदर साहब का ये फैसला दुरुस्त है कि ऐवान मुकम्मल हो तो तब इजलास बुलाया जाए। सदर साहब से नाराज थे PTI बानी चेयरमैन, आपके ख्याल से आप थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये फैसला उनका आइन के मुताबिक है, इससे किसी की फेवर मकसूद नहीं है। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी वापस भेज दी। एग्जैक्टली क्या पॉइंट क्या है, क्योंकि इजलास तो हो जाएगा। दो नकात हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए। एक ये है कि क्योंकि बानी चेयरमैन नाराज थे, ये मौका मिल रहा है कि एक दफ़ा बता दें कि नो आई एम विद यू। सेकंड ये है कि बस एक कॉन्फ्लिक्ट में ही रहना है, मामला स्मूथली नहीं चलाने हैं, और उसके अलावा कोई मामला है तो बता दें। देखिए, दोनों एजम्पशंस आपकी जो है वो ठीक नहीं है। आई एम सॉरी बट दैट इज द रियलिटी। इशू ये है कि हाउसेस कंप्लीट होने के बगैर हाउसेस समन नहीं किए जा सकते। ये बिल्कुल डिफरेंट बात है कि इस मुल्क में पिछले तकरीबन 2 साल से कॉन्स्टिट्यूशन को रैप अप कर दिया गया है, रूल ऑफ लॉ की एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई शख्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। कंप्लीट हाउस का होना ज़रूरी है। पंजाब हाउस में और सिंध हाउस में, सिंध को कैबिनेट जो असेंबलीज को बुलाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मुताबिकत नहीं रखती। वो हाउसेस भी इनकम्प्लीट हैं, वो असेंबलीज भी इनकम्प्लीट हैं। तो सदर साहब ने अपने आईनी इख्तियारात का बिल्कुल जायज इस्तेमाल किया है। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा है कि हाउसेस को कंप्लीट करें। इस स्टेप के बाद क्या उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे बानी चेयरमैन के साथ? ये बात आपको कैसे ये एहसास हो रहा है कि ताल्लुकात खराब थे? मैंने बार कहा गया, आपके लीडर्स ने आकर कंफर्म किया मेरे प्रोग्राम में। आपकी दोनों एजम्पशंस जो हैं वो जस्टिफाइड नहीं हैं कि ताल्लुकात खराब थे। ताल्लुकात खराब नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। राइट, सो लगे हाथों, क्योंकि अगर हम इसी पे बात कर रहे हैं, आज अंसाराबासी की स्टोरी में जिक्र हुआ है सदर साहब का, अगर इस पे कमेंट कर दें। उन्होंने कहा है, तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने दावा किया है कि पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को पैगाम भिजवाया कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत खुद को मिलने वाली सजाओं की माफ़ी नहीं चाहिए। आर यू कन्फर्मिंग दिस? बिल्कुल, आई एम कन्फर्मिंग दिस। ये कैसे मैसेज पहुंचा उन तक? यही वो क्वालिटीज हैं, ऐसी ही बहुत सारी और क्वालिटीज जो खान साहब को उनसे मुख्तलिफ लीडर करती हैं, उनका स्टेचर इंक्रीज करती हैं। इसी मुल्क में सुन ले, इसी मुल्क में माफिया दी गई हैं, इसी मुल्क में माफिया ली गई हैं। बट माय क्वेश्चन इज, थैंक यू कि आपने इसको कंफर्म किया। द क्वेश्चन इज कि क्या सदर साहब ने ऑफर की है? ये मार्केट में बहुत सी रूमर्स फैली हुई थी, सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड होया हुआ था कि आरिफ अलवी साहब से कहा जा रहा था कि आप क्यों माफीनामा नहीं देते। वो सब कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में, उस तनाजुर में हाँ ये मैसेज उन तक पहुंचाया गया था जी कि ऐसी कोई चीज जो है लतीफ खोसर साहब ने बाकायदा ऑफिशियली ये मुतालबा किया था। बट माय क्वेश्चन इज कि डिड द प्रेसिडेंट एट एनी पॉइंट ऑफर दिस कि आई एम विलिंग टू डू दिस? नो, the president never said that. That is as far as my information goes. Right, so जो चेयरमैन PTI है उन्होंने पहले खुद ही से कह दिया कि he doesn't want it. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना कि बहुत सी इस सिलसिले में प्रेशर बिल्ड होया हुआ था सोशल मीडिया में सदर साहब के ऊपर। उसी तनाजुर में ये मैसेज जो है वो भिजवाया गया था। Sadr Arif Alvi could be facing Article 6 now according to People's Party. Your comments on that? 15 महीने 16 महीने से सारा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन को लपेट कर चलाया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को लपेट कर चलाया जा रहा है। क्या बिलावल साहब को यह मंजूर है? और एक सदर साहब की कंटेंशन के फुल हाउस के बगैर इजलास समन नहीं किया जा सकता, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक है, वो उनको बहुत तकलीफ दे रहा है। किस किस्म के लीडर हैं ये? कहां है कॉन्स्टिट्यूशन? पिछले मुझे बताइए, आप बताइए।
राइट। कौन सी ये हुकूमतें इस वक्त जो कर रही हैं रूल, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? रऊफ साहब, अगर मुझे इजाजत दें, mandated 90 days all the governments. अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, अगर मुझे इजाजत दें, आपने कहा कि क्यों र्यूमर्स पे बात सुन रहे हैं, सो कैन यू आल्सो कंफर्म कि सदर साहब की और बानी चेयरमैन के मामला बिल्कुल ठीक हैं, मैसेजिंग होती है? देखिए ये इशू आप क्यों बना रही हैं? मैंने अर्ज कर दिया पहले ही कि जी क्यों ताल्लुकात खराब होंगे। तो ठीक है, I just want to confirm that कि ठीक है। No, but I'm saying, let me put it the way I want to put it. ताल्लुकात खराब होने की वजह क्या है? क्या है? There's no reason. There's no reason. So ठीक है ताल्लुकात। ठीक है, सदर साहब अपना आईनी फर्ज अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, so you're saying कि कभी भी ताल्लुकात खराब नहीं हुए और बिल्कुल ठीक हैं। Why are we stressing on this so much? I've already stated. It's news, that's why. It will be news. No, I've just stated what I needed to state. Right. अब आ जाते हैं कि इजलास तो हो जाएगा, रिजर्व सीट्स का स्टेटस आपको क्या लग रहा है? ये लगता ये है कि इट्स अ लॉन्ग लीगल बैटल और शायद आप लोगों को ना मिल सके रिजर्व सीट्स। देखिए, ये आपने कहा कि ये इजलास तो हो जाएगा, इजलास होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर आईनी होगा। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे पंजाब असेंबली का इजलास गैर आईनी है और सिंध असेंबली का इजलास गैर आईनी है। असेंबली कंप्लीट होने से पहले इजलास नहीं समन किए जा सकते, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये इजलास भी समन होगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हो जाएगा। बिकॉज यहाँ वो ढोंस चल रही है ना, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई रेलेवेंस नहीं रखता, रूल ऑफ लॉ तो कोई रेलेवेंस नहीं रखता, ये तो डिक्टाट चल रही है। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो भी गैर आईनी होगा और गैर कानूनी होगा। स्ट्रैटेजी क्या होगी इस हवाले से आप लोगों की? आप लोग अटेंड करेंगे ही नहीं इजलास को, बाहर ही बैठे रहेंगे? व्हाट इज द प्लान? कोई भी इजलास इन द फ्यूचर? ये हमारी जो पॉलिटिकल टीम है वो डिसाइड करेगी, लेकिन हमारी जो डिसीजन था, जो मेरा ख्याल मैं आपके एक पहले प्रोग्राम में शेयर कर चुका हूं, कि हम असेंबलीज के अंदर बैठ के अपनी सियासी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। ये बात कई जराए से आई थी, अभी कंफर्म हो चुकी है कि आप लोगों के पास पूरा मौका था, दावत थी कि पीपल्स पार्टी के साथ आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं, मगर आपने चूज किया कि ऐसा नहीं करना। ये यूनानिमस डिसीजन था? ये पार्टी का डिसीजन था जी, ये पार्टी का डिसीजन था और पार्टी के जो अप्रोप्रिएट फोरम है उनके ऊपर डिस्कस हुआ था और ये डिसाइड हुआ था। कंसिडरिंग कि अभी आप लोग शदीद मुश्किलात में हैं, हम 2 साल से मुश्किलात में हैं, मुश्किलात का सामना करते रहे हैं, मुश्किलात का सामना करेंगे, हम अपने असूल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। But if you were with People's Party in the government, क्या हो नहीं सकता था कि आपको रिजर्व पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। हम एनआरओ नहीं मांगते। So is your ideology exactly like Sunni Tehreek and exactly like का बाजार गर्म नहीं करते सर? 100% तो एक आइडियोलॉजी हो भी नहीं सकती। अभी भी आप अपने एलाइज के साथ बिल्कुल एनसिंक तो नहीं होंगे जी। आप एलाइज हमारे बनेंगे और बन रहे हैं। असद कैसर साहब जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक तमाम अदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ राब्ते में हैं और हम अनकरीब उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करके मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार के फरोग की लड़ाई लड़ेंगे। सो इसमें मौलाना फजल रहमान भी होंगे इस अलायंस में? वो देखते हैं ना जी, अगर वो एग्री करेंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे अहदाफ है उनसे एग्री करेगी, वो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। सिर्फ इक़्तिदार पर कब्जा करना जो है वो पीटीआई का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इक़्तिदार में आना कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारा हदफ है। या ठीक है रौसा, बट माय क्वेश्चन वाज, एक आर्गुमेंट है फॉर आर्गुमेंट से कि अगर आप गवर्नमेंट में, अभी भी तो आप मौलाना फजल रहमान के साथ भी बात होगी और दीगर लोगों के साथ भी होगी, हो रही है। सो इसी तरह 1-2 पॉइंट एजेंडा पे लेट्स से हाइपोथेटिकली ये गवर्नमेंट होती, आपके मामला सीधे होते, आप लोगों को रिलीफ मिलता, ये एक स्ट्रैटेजी ना होती? देखिए, ये जो मैं आप कह रहा हूं कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होंगे, मैं बार बार ये कह चुका हूं, हर प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि इस जो हम इकट्ठे कर रहे हैं, इसका मकसद इक़्तिदार का हसूल नहीं है। इसका मकसद जो है वो मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार का फरोग, जमहूरी कल्चर का फरोग है, जिसका बहुत भुगतान है इस वक्त मुल्क में। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मुल्क पिछले 1.5 साल से गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। हम समझ नहीं पाते वो कि उसके क्या अंजाम हो सकते हैं।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसके कब क्या हो रहा घिनौना है? अंजाम हो सकता है इसका? कि अगर यही एटीट्यूड रहे, यही माइंडसेट रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप रौन दें, रूल ऑफ लॉ की आप परवाह ना करें, इसका आपने कभी देखा है कि क्या अंजाम होगा रियासत के ऊपर? रियासत कहां जाएगी? इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कब करवा रहे हैं राउत साहब जी? इंट्रा पार्टी इलेक्शंस? आप आ चुका हुआ है शेड्यूल हमारा, पब्लिश हो चुका हुआ है अखबारात में, हर तरफ आया हुआ है। 3 मार्च 3 मार्च को दे विल बी टेकिंग प्लेस। अकबर एस बाबर ने ऑलरेडी कहा है कि वो चैलेंज करेंगे इसको। जो मर्जी करें जी, वो जो मर्जी करें, हम अपने आइन के मुताबिक ये इलेक्शन करवा रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और हम इनको 3 मार्च को इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे जी। सो व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड? आप इलेक्शन करवा देंगे, आपको लगता है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा आपको? देखिए, इलेक्शन करवाना जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था, वो हमने करवाना था, वो हम करवा रहे हैं। उसके बाद मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में दोबारा जाएगा जी। हमें उम्मीद तो उनसे बहुत कम है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ एक पार्टी बना हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारे खिलाफ एक पार्टी बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जी हमने अपनी जो जद्दोजहद है, सियासी, आईनी और कानूनी, तीनों जद्दोजहद हमने जारी रखनी है। सो हम इसको दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में फेंकेंगे बॉल को। सो चेयरमैनशिप गौहर खान साहब ही के हवाले होगी जी। ये थोड़ा सा घूम कर वापस उनके पास आई है, उसकी क्या वजह है? ही इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स जी। देखते हैं कि जी अब अभी तक तो नॉमिनेशन फॉर्म्स आ गए हैं अब हमारे पास, वो देखते हैं कि आखिर जब फाइनल जो हम अनाउंस करेंगे कि मैदान में कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद पता चलेगा। बानी चेयरमैन की एंडोर्समेंट किसको है? बानी चेयरमैन की एंडोर्समेंट जी गौर साहब की है। दैट्स व्हाई आई आस्क, के बीच में वो राउट होकर आई है वापस, पहले भी थी, फिर अली जफर साहब के पास गई, फिर उन्होंने माजरत की, फिर वापस आई। ये इसके पीछे क्या कहानी है? जी मैं समझा नहीं, आपका सवाल नहीं समझा। बीच में ये कहा गया कि गौहर खान साहब नहीं होंगे कैंडिडेट, अली जफर साहब होंगे। अली जफर साहब ने कहा वो बहुत बिजी हैं, वापस आ गए गौहर साहब। ये कभी नहीं कहा गया जी कि गौहर साहब कैंडिडेट नहीं होंगे। हाँ, खान साहब ने ऑप्ट किया था अली जफर साहब के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास केसेस हैं खान साहब के, मैं टाइम मेरा वहाँ लगता है, सो मैं, चूंकि ये भी टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, बल्कि फुल टाइम जॉब है, तो मैंने दोनों काम जो है वो यकपुष्ट नहीं कर सकूंगा। इसलिए मेरे लिए बेहतर है कि मैं खान साहब के मुकदमात जो है उन्हीं को लेके आगे बढ़ूँ। और उन्होंने खान साहब से रिक्वेस्ट की कि जी ये आप जो ओहदा है ये किसी और को दे दीजिए, जिसके बाद खान साहब ने डिसाइड किया कि गौहर साहब ही रहेंगे जी। एक बार बार खबर आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, वहीं जिक्र करी है कि बानी चेयरमैन जेल से बाहर आ जाएंगे, ऐसी कोई बातचीत हो रही है, कोई वर्किंग हो रही है? देखिए जी, केसेस उनके खिलाफ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। दीज आर फेक, फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस। नो, ये धोखाधड़ी के केसेस हैं जो किसी भी एक सिविलाइज कोर्ट में, एक ऐसी कोर्ट में पहुंचेंगे जो कि कानून के तकाजों के मुताबिक फैसला करेगी, तो ये 24 घंटे भी वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये दे विल बी थ्रोन आउट। सो अभी तक हमारी जो कोर्ट्स हैं जो इन मुकदमात को आगे नहीं जाने दे रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इनके ऊपर बराजमान है और वो इस मसले को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लेकिन देर है अंधेर नहीं, वक्त आएगा बिल्कुल, और अनकरीब आएगा, बहुत जल्दी आएगा। हमारे ख्यालात से भी, हमारी उम्मीदों से भी बहुत पहले आएगा कि खान साहब एक फ्री मैन के तौर के ऊपर, एक फ्री इंसान के तौर के ऊपर बाहर होंगे, और ये मुकदमे जो है ये उड़ चुके होंगे हवा में, इनके कोई बेसिस था ना है ना हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। यकीनन ये रूमर मिल जो कि अक्सर बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल्स होती है, वो ये कह रही है कि बहुत मुमकिन है कि हालात ऐसे होते हुए नजर आएँ कि जिसमें आपको जेल के बाहर नजर आए बानी चेयरमैन। बट एज आई सेड, ये विस्पर्स हैं, ये रूमर मिल है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।